हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको ले चलते हैं DLED के द्वितीय सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ के क्लास में, जहां हमें आज सीखना है 3 अंकों की संख्या का लसा एवं मसा निकालना। यानी 3 अंकों तक की संख्याओं का हम किस प्रकार से लसा और मसा ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 अंकों की संख्याओं तक का लसा और मसा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो यहाँ बात है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा मसा ज्ञात करने के लिए। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3 अंकों तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 अंकों तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और 2 अंकों तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है हमारा 1 अंकों तक की संख्याएं। तो वह संख्याएं जिनमें केवल एक ही अंक होते हैं वो 1 अंक की संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 ये 9 तक। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें केवल एक ही अंक हो वो 1 अंक वाली संख्या कहलाती है। ये 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक। इसके बाद 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिसमें अंकों की स्थिति केवल 2 होती है, एक ऐसी संख्या जिसमें अंकों की स्थिति केवल 2 होती है वो द्वि अंकों वाली संख्या कहलाती है। जैसे कि ये स्टार्ट होती है 10 से और अंत होता है इसका 99 तक। यानी ये 10 11 डॉट 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 99। यानी इसमें केवल 2 अंक है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक केवल होते हैं द्विअंकी वाली संख्या कहलाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी है। तो एक ऐसी संख्या जिसमें अंकों की कुल स्थिति 3 होती है। यानी 3 अंकों की स्थिति वाली जो संख्या होती है वो 3 अंकों वाली संख्या कहलाती है, जिसकी उत्पत्ति यानी जो प्रारंभ होती है 100 से और अंत होता है 999 तक। तो ये रही हमारी 1 अंकों वाली संख्या, ये रही 2 अंकों वाली संख्या, ये रही 3 अंकों वाली संख्या। और यहीं तक हमको 3 अंकों तक की संख्याओं का ही आपके सिलेबस के अनुसार लसा और मसा ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ तो हो गया 3 अंकों तक की संख्या, लेकिन ये बात आई है संख्या की कि संख्या किसको कहा जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं संख्या के ऊपर कि संख्या किसको कहा जाता है। तो हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि संख्या किसको कहा जाता है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे संख्या के ऊपर। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें अंदाजा लगता है उसको संख्या बोला जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कहें कि हमारे पॉकेट में कुछ पेने हैं तो कितनी पेने हैं। यदि यही हम फिर से कन्फर्स्ट करके बता दें कि हमारे पॉकेट में 4 पेने हैं तो ये जो 4 हुई उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, संख्या बोला जाता है। यानी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है उसे संख्या कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो संख्यांक है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि संख्यांक किसे कहा जाता है। तो गिनती के लिए प्रयुक्त किए गए जो भी अंक होते हैं उनको संख्यांक बोला जाता है। जैसे कि संख्यांक 2 शब्दों से मिलकर बना है, संख्या प्लस अंक। तो संख्या प्लस अंक यानी संख्या की अभिनिवेशन आपको बताए और अंक जो उसको उसके एग्जैक्ट वैल्यू को प्रदर्शित करे उसे अंक बोला जाता है। जैसे कि अभी हम कह लें एग्जाम्पल के दौरान कि इस फील्ड से 4 वाहन जा रहे हैं तो 4 जो है 4 वो संख्यांक कहलाता है, संख्यांक। तो एक बार फिर से संख्यांक की जो डिफिनेशन है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी गिनती के लिए प्रयुक्त किए गए अंकों को ही संख्यांक बोला जाता है। क्योंकि लसा और मसा का क्लास है तो लसा और मसा का क्लास हमें समझने के लिए ये उसमें कुछ प्रकार की संख्या समझना अनिवार्य है जो कि हम
क्रमबद्ध कर दिए हैं और इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अभाज्य संख्या, यानी लसमस की क्लास में हमें अभाज्य संख्या का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो अभाज्य संख्या। तो आइए एक नजर चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या पर कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। तो एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि आइए अभाज्य संख्या का हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा पॉइंट अभाज्य संख्या वाला है, तो अभाज्य संख्याएं जैसे कि होगी 2, हो गया 3, हमारा हो गया 5, इसके बाद 7, इसके बाद फिर 11, यानी ये डॉट आगे कर सकते हैं। यानी एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगता है वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ये 2, 3, 5, 7 हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। इसको चेक करते हैं कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कौन तीसरी संख्या से तो ये विभाजित नहीं हो रही। तो जैसे इस 3 को लें तो 1 और 3 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी तीसरी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी तीसरी संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित होगा, इसलिए ये जो 3 होगा अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद बात अगर की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कहलाती है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। यानी बात ये होगा, आप लोगों के सिलेबस में ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 होगी। इसके बाद अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है भाज्य संख्या। तो आइए फिर भाज्य संख्या पर चर्चा करते हैं कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाती है। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि हमारा 4 हो गया, फिर इसके बाद 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, डाट 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 ऐसे करते। यानी एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से भाग पूरे तरीके से लग जाता है, ऐसी संख्याएं और ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। 4 से छोटी भाज्य संख्या कोई नहीं है। आइए हम इसको चेक करते हैं कि कैसे ये भाज्य संख्या है। तो जैसे 8 को हम ले लें तो 8 अभी बताएं इसकी डिफिनेशन की एक और स्वयं के अतिरिक्त, तो एक तो खुद हो गया, इसके बाद ये स्वयं का मतलब 8 खुद, और ये किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है। तो तीसरी संख्या कौन है? 2 है। इसके बाद ये 4 से भी विभाजित, कम से कम 2 के अतिरिक्त एक तीसरी संख्या, अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए तो ये 2 और अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, यानी तीसरी संख्या और चौथी संख्या से भी विभाजित होता है। इसलिए ये सभी जो है भाज्य संख्याएं हैं। थोड़ा सा डाउट आप लोगों को होगा कि 9 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 9 भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या 3 से भी क्या होता है? डिवाइड होता है। इसलिए ये 9 जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आइए हमारा अगला पॉइंट है अपवर्त्य। अब हम अपवर्त्य की आपके सामने चर्चा करेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब तक का जितना बताया गया है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत सरल है ये सब, बहुत आसान तरीके से आप लोग 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात कर सकते हैं। बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। अगला जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है अपवर्त्य। तो आइए हम अपवर्त्य के बारे में जानते हैं कि ये जो अपवर्त्य है क्या कहलाता है। अपवर्त्य, तो अपवर्त्य जैसे कि ये अपवर्त्य है, इसका नाम अपवर्त्य, इसका एक अलग नाम भी है जिसको हम बता रहे हैं आपके सामने। इस अपवर्त्य का एक दूसरा अर्थ जो होता है वो गुणज होता है। गुणज यानी अपवर्त्य को हम गुणज भी कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अपवर्त्य की डेफिनेशन क्या है।
तो अपवर्त की डिफिनेशन अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज वे सभी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज वे सभी संख्याएं हैं जिनमें उस संख्या से पूरे तरीके से भाग लग जाता है। यानी आसान शब्दों में हम ये आप लोगों को कहें कि किसी भी संख्या के अपवर्त वे सभी संख्याएं हैं जिनमें उस संख्या से पूरे तरीके से भाग लग जाता है। आइए आपको हम एग्जाम्पल के दौरान समझाने की कोशिश करेंगे कि अपवर्त क्या कहलाती है। तो जैसे अभी ये कह दिया जाए कि 3 के अपवर्त संख्या कौन कौन सी होगी, तो 3 के अपवर्त संख्या, तो यहाँ देखिए 3 के अपवर्त संख्या खुद 3 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 9 होगा, 12 होगा, इसके बाद 15 होगा, इसके बाद 18 होगा, ऐसे डाट डाट डाट। यानी एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जैसे हम ये कहें कि किसी भी संख्या के या किसी भी संख्या यानी 3 वो संख्या है, किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज वह सभी संख्याएं हैं जिनमें इस संख्या से पूरे तरीके से भाग लग जाता है। तो 3 में भी 3 से भाग लगेगा, 6 में भी 3 से पूरे तरीके से भाग लगेगा, 9 में भी 3 से पूरे तरीके से भाग लगेगा, 12 में भी ऐसे डॉट डॉट। यानी जिसको 3 पूरे तरीके से विभाजित कर देगा वह 3 के अपवर्त संख्या या फिर गुणज संख्या कहलाएंगी। अगला ऐसा ही आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको देखकर आप लोग और कंफर्म हो जाएंगे कि अपवर्त संख्या क्या कहलाती है। तो जैसे हम ये कहें आप लोगों को कि 4 के अपवर्त संख्या क्या कीजिए, 4 के अपवर्त संख्या, तो 4 के अपवर्त संख्या 4 होगा, फिर इसके बाद 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, इसके बाद 20 होगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए यानी 4, 8, 12, 16 और 20 जो होगा वो 4 के अपवर्त होगा। यानी 4 जिस संख्या को पूरे तरीके से विभाजित करेगा वह संख्या 4 के अपवर्त संख्या या गुणज संख्या कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप इसको वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, अगर हम कह दें कि 9 के 3 अपवर्त संख्या बताइए। 9 के 3 अपवर्त संख्या, तो 9 के जो 3 अपवर्त संख्या है वो है 9, इसके बाद है 18, इसके बाद 27, यानी 9, 18, 27 9 के 3 अपवर्त संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि कह दे कि 15 के 4 अपवर्त संख्या निकालिए, तो 15, इसके बाद 30, 45, 60 ऐसे अपवर्त संख्या निकालेंगे। आइए अब हम अगला रुख करते हैं अपवर्तक की ओर, यानी अगला जो हमारा छठा पॉइंट है वो है अपवर्तक। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्तक किसे कहा जाता है। तो ये जो अपवर्तक है, अपवर्तक इसका एक अलग नाम भी है। अपवर्तक का एक अलग नाम है जिसको कि गुणनखंड बोला जाता है। अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड है। तो आइए हम अपवर्तक को उसके डिफिनेशन के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि अपवर्तक किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए हमारी बातों को, किसी भी संख्या के अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड वे सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर देती हो। यानी छोटे शब्दों में हम आपको कहें कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से काट देती हैं। ये संख्याएं अपवर्तक संख्या कहलाती हैं। आइए अपवर्तक संख्याओं का एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको देखकर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि अपवर्तक या गुणनखंड क्या कहलाता है।
तो अभी हम ये कहें कि 10 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 10 के अपवर्तक जो है वो है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 5 और इसके बाद खुद 10। यानी 10 के अपवर्तक संख्या जो है 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ये संख्याएं 10 के अपवर्तक संख्याएं हैं। इसके बाद आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको देखकर आप और भी अधिक कंफर्म हो जाएंगे कि अपवर्तक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। तो ये है कि 15 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 15 के अपवर्तक हम निकालेंगे तो 15 बराबर में 1, पहले होगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद खुद 15। यानी 15 का जो अपवर्तक संख्या है वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। यानी अपवर्तक की परिभाषा हम आप लोगों को बताएं कि किसी भी संख्या के अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं जो दी गई इस संख्या को पूरे तरीके से क्या कर दें, विभाजित कर दें। तो एक जो होता है हर एक संख्या को पूरे तरीके से विभाजित करता है, इसलिए प्रत्येक संख्या का पहला अपवर्तक जो है वो 1 है, या प्रत्येक संख्या का पहला जो गुणनखंड है वो 1 होता है। इसके बाद प्रत्येक संख्या जो होती है वो खुद का अपवर्तक संख्या भी होती है। तो यहाँ कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नोट है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जिसमें पहला नंबर है कि प्रत्येक जो संख्या होती है, पहला नंबर इंपॉर्टेंट नोट में प्रत्येक संख्या खुद का गुणज और गुणनखंड दोनों होती है। पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या खुद का गुणज और गुणनखंड दोनों होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि एक जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पॉइंट है कि एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यानी एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो आइए फिर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आप लोगों के सामने एक बार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला नंबर है प्रत्येक संख्या खुद का गुणज और गुणनखंड दोनों होती है। दूसरा नंबर कि एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड यानी अपवर्तक होता है। और तीसरा नंबर एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो अपवर्तक के हमने इससे पहले 2 एग्जाम्पल दिए। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसको आप स्वयं वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस सवाल को बना पाया कि नहीं बना पाया। तो आइए वो हम सवाल आपके सामने लिखते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम कह दें कि 20 के अपवर्तक संख्या लिखिए। यानी इस अपवर्तक का मतलब गुणनखंड भी होता है। अभी इससे पहले हमने आप सबके सामने चर्चा किया है। यानी अब ये सवाल क्या कर रहा है कि 20 के अपवर्तक संख्या लिखिए। तो 20 के अपवर्तक संख्या क्या है? अभी इंपॉर्टेंट नोट में हम बताएं कि एक जो होता है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक संख्या होता है। इसके बाद अंतिम नंबर ये बताएं कि खुद वह संख्या भी अपना अपवर्तक संख्या होती है, यानी गुणनखंड संख्या होती है। इसके बाद अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 20 को पूरे तरीके से काट दे। तो इसके बाद ये 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 10 होगा और 10 के बाद खुद 20 होगा। यानी 20 के अपवर्तक ये सारी संख्याएं हैं जिससे कि 20 पूरे तरीके से क्या होता हो, विभाजित होता हो।
इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट समापवर्त्य। आइए अब हम समापवर्त्य को समझाने की कोशिश करते हैं, यानी इस पे चर्चा करते हैं कि समापवर्त्य क्या कहलाता है। हम उम्मीद आप लोगों से ये करते हैं कि ये आप लोगों को अपवर्तक, अपवर्त्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्यांक संख्या, 1 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और 3 अंकों वाली संख्या आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब अगला जो हमारा पड़ाव है वो है समापवर्त्य, यानी 7वां जो पॉइंट है वो है समापवर्त्य। अब हम आपके सामने समापवर्त्य को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये समापवर्त्य क्या होता है। ये जो समापवर्त्य है ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। समापवर्त्य, समापवर्त्य ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस अपवर्त्य, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त्य। सम का मतलब होता है समान या बराबर, बराबर, और अपवर्त्य का अर्थ होता है, आप ही बताएं, अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज, यानी इसको अब हम कह सकते हैं कि समान गुणज या बराबर गुणज। इसी का समापवर्त्य का एक अगला नाम भी है जिसको बोला जाता है सार्वगुणज। तो ये सार्वगुणज को ही समापवर्त्य बोला जाता है। तो आइए अब हम आपके सामने सार्वगुणज की डिफिनेशन रखते हैं। फिलहाल इससे पहले हम आप लोगों को समझा दें कि सम प्लस अपवर्त्य यानी बराबर, यानी सम का अर्थ समान, अपवर्त्य का मतलब गुणज, यानी बराबर गुणज या समान गुणज ही समापवर्त्य कहलाता है। अब हम आपके सामने इसकी डिफिनेशन प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य वह संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यानी अब हम ये कहें कि समापवर्त्य या सार्वगुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो कहें इसकी डिफिनेशन कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समान गुणज या सार्वगुणज या समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब आपके सामने हम समापवर्त्य का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि समापवर्त्य या सार्वगुणज क्या कहलाता है। तो जैसे 2 संख्याएं दे दी गई हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। यहाँ हम आप लोगों को 2 संख्या रखकर बताते हैं, जैसे कि 3 तथा 4 के समापवर्त्य संख्या लिखिए। तो 3 तथा 4 के समापवर्त्य यानी सार्वगुणज, सार्वगुणज वह संख्या है जो दी गई संख्याओं यानी 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, इन दोनों से विभाजित हो, वो सार्वगुणज या समापवर्त्य संख्या कहलाती है। तो 3 तथा 4 का सार्वगुणज जो संख्या है पहली वो 12 है। इसके बाद 12 के बाद अगला जो सार्वगुणज संख्या है वो है 24, यानी इन दोनों से ऐसी संख्याएं जो इन दोनों से विभाजित हो तो इन संख्याओं का वह संख्याएं सार्वगुणज संख्या कहलाएंगी। तो 3 तथा 4 का जो सार्वगुणज संख्या होगी, पहली सार्वगुणज संख्या 12, यानी इस 12 में 3 तथा 4 दोनों से भाग लग जाएगा। अगली जो संख्या होगी वो 24, यानी इस 24 में 3 तथा 4 दोनों से भाग लग जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोगों के सम्मुख रखते हैं जिससे आप एकदम क्लैरिफाई हो जाएंगे कि समापवर्त्य क्या कहलाता है। ये अगला जैसे कहें कि 2 तथा 3 का समापवर्त्य संख्या कौन कौन सी है। तो 2 तथा 3 का समापवर्त्य संख्या यानी अब हम ऐसी संख्या जोड़ेंगे या ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको 2 भी विभाजित करें और 3 दोनों एक ही साथ विभाजित करें, वही संख्या 2 तथा 3 का समापवर्त्य संख्या कहलाएगी। तो पहली संख्या क्या है, 6 है। इसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 12 है। इसके बाद तीसरी संख्या क्या है, 18 है। डॉट 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 ऐसे, यानी जिन संख्याओं को 2 तथा 3 दोनों विभाजित करेंगे वही संख्याएं 2 तथा 3 का सार्वगुणज या समापवर्त्य संख्याएं कहलाएंगी।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समापवर्त समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समापवर्तक। तो आइए अब हम समापवर्तक के बारे में जानते हैं कि समापवर्तक क्या कहलाता है। तो जैसे कि समापवर्तक का एक नाम था सार्वभुज, उसी तरह से समापवर्तक का भी एक नाम है दोस्तों, जो हम आपके सामने समापवर्तक का दूसरा नाम रखते हैं। देखिए इसका नाम है सार्वगुणनखंड। अब इसका नाम सार्वगुणनखंड कैसे है? तो सम का मतलब समान, ये दो शब्दों से ये भी मिलकर बना है, एक सम प्लस दूसरा अपवर्तक। तो सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और अपवर्तक का अर्थ, अभी अपवर्तक का अर्थ आप लोगों को बताया कि अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड, यानी समान गुणनखंड, या इसको कह सकते हैं कि सार्वगुणनखंड। तो एक ऐसी संख्याएं जिसके दो समान गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके दो समान गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को समापवर्त संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि यानी हम कह लें समापवर्तक, तो समापवर्तक का एक सीधा सा नाम है सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड कौन कौन सी संख्या है? तो समापवर्तक का जो अर्थ होता है वो समान से है, सम का जो अर्थ होता है वो समान से है, और अपवर्तक का जो अर्थ होता है वो है गुणनखंड। तो समान गुणनखंड या सार्वगुणनखंड जो दोनों में सम्मिलित होता है, ऐसे गुणनखंड सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। तो आइए हम सार्वगुणनखंड या फिर समापवर्तक की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि ये सार्वगुणनखंड क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जैसे हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणनखंड या समापवर्तक वह सभी संख्याएं होती हैं, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणनखंड वह सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर सके। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर सके। अब आइए हम एग्जाम्पल के दौरान आपके सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि ये सार्वगुणनखंड क्या कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कहें कि 10 तथा 20 का सार्वगुणनखंड क्या है? 10 तथा 20 का समापवर्तक संख्या क्या है? तो 10 तथा 20 का समापवर्तक संख्या हम निकालेंगे। तो देखिए, अब समापवर्तक का अर्थ हम आप लोगों के सामने बताया सार्वगुणनखंड। तो इस 10 और 20 का हम बस ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जो दोनों को विभाजित करे, वही सार्वगुणनखंड कहलाता है। तो इस 10 तथा 20 का जो पहला सार्वगुणनखंड है वो है 1, यानी 1 जो है इन दोनों संख्याओं को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का सार्वगुणनखंड या गुणनखंड भी कहलाता है। इसके बाद अगला जो सार्वगुणनखंड है वो है 2, यानी 2 जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, यानी 2 10 को भी और 20 को भी विभाजित करेगा। इसके बाद तीसरा जो सार्वगुणनखंड संख्या है वो है 10, यानी ये जो 10 है वो इन दोनों को भी विभाजित करेगा। तो 10 तथा 20 की जो सार्वगुणनखंड संख्याएं हैं या समापवर्तक संख्याएं हैं वो 1 है, 2 है तथा 10 है। आइए एक और उदाहरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि वो सार्वगुणनखंड संख्याएं क्या कहलाती हैं या सार्वगुणनखंड संख्याएं कौन सी है। तो जैसे अब हम ये कह लें कि 15 तथा 25 के सार्वगुणनखंड संख्याएं बताइए। तो 15 तथा 25 के सार्वगुणनखंड, तो अभी हम आप लोगों के सामने बताया कि 1 जो होता है वो प्रत्येक संख्या का सार्वगुणनखंड संख्या है। इसके बाद 5, इसके बाद जो अगला सार्वगुणनखंड संख्या है वो 5 है, यानी 15 तथा 25 का अगला जो सार्वगुणनखंड संख्या है वो 5 है।
5 इन दोनों को विभाजित करेगा, यानी जो 5 है वो दोनों का समान गुणज है। इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, तो हम ये कहें कि 15 और 25 का जो सार्वगुणनखंड संख्या है या समापवर्तक संख्या है वो 1 और केवल 5 है। एक अगला उदाहरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको कि आप वीडियो रोककर अपने से स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि कितने लोग इसको अपने से बनाने की कोशिश किए और कितने लोग अपने से बना लिए। तो जैसे हम ये कह दें कि 20 तथा 30 के समापवर्तक संख्या या सार्वगुणनखंड संख्या लिखिए। तो 20 तथा 30 के सार्वगुणनखंड संख्या जो है वो है पहला एक प्रत्येक संख्या का सार्वगुणनखंड संख्या है, इसके बाद दूसरा 2, यानी 2 भी है, इन दोनों को विभाजित करेगा। इसके बाद अगला जो है वो है 5, यानी 5 भी इन दोनों को पूरे तरीके से विभाजित करेगा। इसके बाद अगली जो सार्वगुणनखंड संख्या या समापवर्तक संख्या है वो है 10 भी इन दोनों को पूरे तरीके से विभाजित करेगा। यानी इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 तथा 30 के सार्वगुणनखंड संख्या 1, 2, 5 और 10 है। हम ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि समापवर्तक या सार्वगुणनखंड संख्या अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो थे 3 अंकों तक की संख्याओं के लसम मसम ज्ञात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए बस हम 2 पॉइंट और समझते हैं कि लसम और मसम किसको कहा जाता है। तो अब बात यहाँ लसम और मसम की है। तो लसम और मसम, लसम दूसरा पॉइंट जो है वो मसम से। तो लसम का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और मसम का जो अर्थ होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो लसम का जो पूरा अर्थ है लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें लघुत्तम का अर्थ होता है छोटा से छोटा, और समापवर्त्य तो समापवर्त्य को हम बताएं कि समान गुणनखंड नहीं समान गुणज, यानी लघुत्तम छोटा से छोटा और समापवर्त्य समान गुणज। तो अब इसको कह सकते हैं छोटा से छोटा समान गुणज। अब लसम की डिफिनेशन कहें तो लसम की जो डिफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वो लसम कहलाती है। इसके बाद मसम का जो पूरा नाम है वो महत्तम समापवर्तक है, और महत्तम जो समापवर्तक है जिसमें कि महत्तम जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, और समापवर्तक का मतलब सम का मतलब समान, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, यानी बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित करें। तो अब महत्तम समापवर्तक की जो डिफिनेशन हो गई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर देती है वह उस संख्या का मसम या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब आपके सिलेबस के अनुसार लसम और मसम निकालने की कुछ विधियां हैं। तो लसम और मसम निकालने की कुछ जो विधियां हैं इसके ऊपर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे लसम निकालने की कितनी विधियां हैं, तो सिलेबस के अनुसार लसम निकालने की केवल 2 विधियां दी गई है। वैसे तो लसम निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में लसम निकालने की केवल 2 विधियों का जिक्र किया गया है, और हम भी यहाँ आपको लसम निकालने की केवल 2 विधियों को ही बताएंगे। तो लसम निकालने की जो पहली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है वो है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहलाती है, इसके लिए आपको अगली क्लास का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय।